प्यारे बच्चों नमस्कार। और आज के पाठ्यक्रम में पुनः चलते हम स्मृति में बारिश, लेखक कृष्णनाथ। और पृष्ठ क्रमांक 72 निकालिए। संभवतः सभी किताब निकाले होंगे। सन 1873 में स्मृति रेगुलेशन पास हुआ। कब हुआ? रेगुलेशन पास कब हुआ? तो एक नंबर का उत्तर आ जाएगा बेटा 1873 में, जिसके तहत लाहौर और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया था। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य को दर्जा दिया गया 1 नवंबर 2000 को, आप सभी जानते हो। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ लागू नहीं होते थे। जो ब्रिटिश सरकार के थे भारत में, इसके अन्य कानून लागू नहीं होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनो को दिए गए थे। किसको दिए गए थे? नोनो को दिए गए थे, जिसमें माल गुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमे, फौजदारी देखियो ना, फौजदारी दीवानी, ये जो न्यायालय देखे होंगे। फौजदारी मतलब वारदात झगड़ा लड़ाई होता है। दीवानी मुकदमा खेती बाड़ी से संबंधित जो अदालत में पेश होते हैं उसको दीवानी कहते हैं ना। इस प्रकार से याद रखेंगे। मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। उसके ऊपर के मामले यहाँ कमिश्नर सभी जानते हैं, कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौर स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा, एक कांगड़ा जी गाना आता है, जसगीत में गाना गाते हैं ना, जानते हो ना। जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता था। स्वराज्य के बाद सन 1960 में लाहौर स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलांग। केलांग प्रश्न बनता है, केलांग के बादशाह काजा के से क्यों डरता था? प्रश्न बनेगा, परीक्षा में आएगा, असाइनमेंट में भी आएगा, भेजा गया है प्रश्न, विशेष रूप से ध्यान देंगे। केलांग में है। सन 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौर स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया, है ना, हिमाचल प्रदेश। अभी तक कितने राज्य बेटा? प्रश्न बनता है। छत्तीसगढ़ कब राज्य बना? कौन सा राज्य नंबर बना? छत्तीसगढ़ राज्य को 1 नवंबर को क्यों चुना गया, है ना? 1 नवंबर को क्यों चुना गया? ये प्रश्न आप जानकारी रखते रहना। क्यों चुना गया जानते हो? क्योंकि मध्य प्रदेश का भी जन्म 1 नवंबर को हुआ था बेटा। इस कारण छत्तीसगढ़ राज्य का भी जन्म 1 नवंबर को ही लिया गया, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। कौन? स्पीति। दुर्गम माने कठिन। स्पीति 3142 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और तथा 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। ये तो स्पीति की भौगोलिक स्थिति है। क्या आप बता सकते हैं हमारा भारत कहाँ है? हमारा भारत देश कहाँ पर? विश्व के नक्शे में देखें तो कहाँ पर है? इसको देखना है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। एक अक्षांश रेखा बहुत मायने रखता है बेटा। चाहे आपका जन्म रायपुर में हो, दुर्ग में हो, तो उसका अंतर होता है। और जो पश्चिम देश होता है आन कहलाता है, और पूर्व विभाग डाउन। जैसे रेलगाड़ी देखे ना आप, बॉम्बे हावड़ा एक्सप्रेस आन क्या बोलते हैं? आन डाउन ऐसे बोलते हैं ना। इस प्रकार से उसको देखेंगे। तो अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है? बोलो 180। देशांतर रेखा की कुल संख्या 360। एक देशांत अक्षांश रेखा की दूरी बराबर, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी बराबर 115 किलोमीटर दूरी होता है बेटा। पूर्व की ओर जाएंगे तो घड़ी पहले समय होता है, और पश्चिम में जाते हैं तो विलंब से होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक देशांतर रेखा के पीछे यदि हम पार करते हैं तो 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। आप मोबाइल में घड़ी को देखेंगे तो यहाँ भी बजे फिक्स 4 बजे हुए हैं। तो अमेरिका में क्या होगा? सुबह का 4 है, ये सांझ का 4 है। बिल्कुल अंतर रहता है मेरा, पूरा यहाँ से वहां का 12 घंटे का अंतर है। इस कारण आप देखोगे क्रिकेट मैच में देखेंगे तो वहां की घड़ी और यहाँ के देशांतर, पूर्व में जाएंगे तो उसका वहां का समय पहले चलता है। पश्चिम में को जाते हैं तो विलंब से होता है, हमको घड़ी को आगे बढ़ाना पड़ता है। ठीक है बेटा, इस तरह से देखेंगे।
तो 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37.6 उत्तरी अक्षांश और 68.25 से लेकर के 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा भारत देश बेटा। इसको ध्यान रखना, जिस देश में रहते हो उसकी स्थिति के बारे में आपको अच्छी तरह से अवगत होना चाहिए, क्योंकि ये भूगोल नहीं बेटा, ये हिंदी है। चल आगे चलते हैं। और यह आगे चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कह दिया है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। क्या आप बता सकते, ये फीट में है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है बेटा, बता सकते हैं 8,848 मीटर। इसको 3 से गुना कर देंगे बेटा तो वो फीट में बदल जाएगा। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। 18,000 मीटर ऊंचा है। और नारधी का ऊंचाई कितना है बेटा समुद्र तल से, बता सकते हो, लगभग 318 वर्ग फीट ऊंचा। इसलिए कहता हूं कि ध्रुव का 322 है, तो यहाँ से 2 नीचे आ जाएगा, ऐसा अनुमानित है। इसी कारण लगभग कहा जाता है। कभी भी फिक्स दूरी जानकारी ना हो, उसमें लगभग या करीब करीब इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह पहाड़ उसे पूर्व में तिब्बत है ना, चीन की दीवार कहा जाता है ना, तो पठार। आगे चलते हैं। और पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर, उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिम हिमालय में, हिमालय जैसे ये हमारा जो नारदी गांव है, ये हम नारदी गांव में पश्चिम दिशा में रहते हैं। और हमारे दाईं ओर कभी भी मैप से देखेंगे ऊपर का जो भाग होता है उत्तर कहलाता है, नीचे का दक्षिण। दाईं ओर ऊपर का भाग उत्तर होता है और नीचे का दक्षिण। और दाईं ओर हो जाते हैं तो पूर्व होता है और बाईं ओर पश्चिम दिशा ज्ञात कर लेना। इसी तरह से जानते हैं, इस प्रकार से चुंबकीय उत्तर और दक्षिण ध्रुव बतलाते हैं। क्या बता सकते हैं कि हमारी जो चुंबकीय है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा की ओर क्यों इंगित करते हैं, इशारा करते हैं, बताते हैं। आप लोग बाय वाले अच्छी तरह जानते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई में से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती है। वहां से स्पीति में आती है। स्पीति से वह पुनः बहकर पुराने रामपुर बुसहर राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलज नदी पंजाब और सिंध गुजरात में रहता है, ऐसे कहते हैं ना, सतलज नदी है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है, प्रीति माने प्रेम है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है। कौन सा नदी है? पारा नदी भी है। फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है। मान भाई से इसका किस्सा सुना है। अत्यंत बीहड़ और वीरान है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है, जैसे ही वह अपवाद है। वह आप देख ही रहे हैं, प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं, है ना। 1 मील में मात्र 4 लोग। हमारे नारदी गांव 1 किलोमीटर होगा तो वह 4,000 की जनसंख्या है। तो ये अनुपात बनाते हैं और औसत निकाल लेते हैं। आश्चर्य माने आश्चर्य यह है कि इतने लोग क्यों हैं। पुनः सुनेंगे। आश्चर्य की बात है, आश्चर्य यह नहीं है कि इतने कम लोग क्यों हैं। आश्चर्य यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहां रहते क्यों है। 8-9 महीने से दुनिया से कटे हुए। भाई ठंड है, वहां बर्फ जमा, वहां कहाँ लोग रहते। अभी ये जो हमारे यहाँ देखते हो दिसंबर और जनवरी में कुछ 14 जनवरी के बाद जो ठंड में क्या है तब्दील हो जाते हैं, वो गर्मी लगना चालू हो जाते हैं। मकर संक्रांति से जानते हैं ना बेटा। वैसे से बड़ा दिन तो 25 दिसंबर को, यानी 25 दिसंबर से बड़ा दिन मानते हैं, लेकिन वास्तविक हमारे अनुसार तो 14 जनवरी मकर संक्रांति के बाद ही होता है। और मकर संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण होता है बेटा। फिर कभी आगे चलकर बताएंगे इसको। और
ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं। तो स्पीति में कितनी फसल उगाते हैं? सिर्फ एक ही फसल उगाते हैं। लकड़ी भी नहीं है वहां। अभी ठंड में कहा कोई पेड़ पौधे जगेंगे, वो तो मर जाते हैं, ठिठुर के मर जाते हैं। अभी जैसे गर्मी धान के लिए हम बीज डाल रहे हैं, ठंड के कारण वो अंकुरित नहीं हो पाते, वहीं सड़ कर मर जाते हैं। ये बहुत परेशानी होती है। और वृत्ति नहीं है, फिर क्यों रहते हैं? क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं? सबसे बहुत सुंदर शब्द लिखा हुआ है, जननी जन्मभूमि स्वगपी गरीयसी। जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि बहुत बढ़कर होता है। बेटा आप अपनी माँ से ये ना पूछे कि माँ हमारे लिए क्या की हो। आप जिस गांव या शहर नगर में रहते हैं उनसे आप ना पूछे, हे नगर, हे गांव, आपने हमको क्या दिया, बल्कि ये पूछो कि हम माता को क्या दिए हैं, हम गांव को क्या दिए हैं। अच्छी शिक्षा, खेल दिए हैं, क्या दिए हैं, उस पर प्रश्न कर लो ना बेटा। अपने आप से फिर जान जाओगे कि आप कितना कहाँ पानी में हैं। जन्मभूमि के ममत्व माने ममता, प्रेम के कारण रहते हैं, या इसकी मजबूरी में, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते, और कहीं जैसे पूरा ब्रह्मांड है बेटा, कहीं भी आ जा सकते हो। लेकिन अपनी जन्मभूमि को त्यागना इतना आसान नहीं होता है बेटा। माँ को कोई त्याग सकते हैं क्या बेटा? नहीं बेटा। ये दो ऐसी है जिसका भरपाई हम 7 जन्मों में नहीं कर सकते हैं बेटा। इसकी माता पिता से ऋण कोई हो ही नहीं सकता बेटा। इसलिए आपका कर्तव्य क्या है? देखो, धीरज धर्म मित्र हर नारी, आपदि काल पर रखिए चारी। आपका धर्म क्या है? पुत्र है तो पुत्र का धर्म क्या है? पिता हो तो पिता का धर्म क्या है? शिक्षक हो तो शिक्षक का धर्म क्या है? अच्छे ज्ञान के माध्यम से विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना है, ये हमारा धर्म है। और इस धर्म में हम आप लोग अवलोकन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। और या फिर बातों के साथ साथ यह सब कारण है, मैं नहीं जानता, मैं तो इतना देखता हूँ यहाँ रहे इसलिए रह रहे हैं कि और कोई तर्क नहीं है। तर्क से हमें किसी चीज को भले सिद्ध कर सकते हैं, तर्क को भले सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों ज्यादा करके संसार में? और निर्वाण तर्क क्या है? ठीक है ना, अर्थ न धर्म न काम रुचि, अब गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, यह वरदान नियाम। सबकी एक और है ना। चल आगे चलते हैं। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ज्यादा ऊंचा है, नंगे और भव्य है। इसके सिरों पर स्पीति के नए नारियों का आर्तनाद में दुखी है। 4 प्रकार के भक्ति होते बेटा, ये रामायण नहीं है, हिंदी है ना। और आप लोग कौन से मुझे नहीं मालूम। आर्तनाद जमा हुआ है। शिव का अट्टहास नहीं है, भगवान शंकर का अट्टहास नहीं है, ये नृत्य तांडव नृत्य है। और शिव हिम का आर्तनाद है, हिम का हिमालय का आर्तनाद है, दुखी है। और ठिठुर है और गलन है, व्यथा है, मानव जीवन की व्यथा है बेटा। और कथा तो राम की होती है, परमात्मा की होती है, भगवान की होती है। आगे चलते हैं। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती है। फिर भी जो सुंदरता को इंच में नाम मापने की अभ्यासी है, वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं? वे यह जान लेने की स्थिति मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मंसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय नहीं है बेटा। और जितने भी अभी नाम लिया गया है वो दर्शनीय स्थल है, वहां जा सकते हैं, लेकिन हिमालय में नहीं। और जानते हो हिमालय में जो शिव जी यहाँ तपस्या लीन करते हैं, बर्फ पका हुआ है, और वहां जाना इतना आसान नहीं है। बद्रीनाथ, केदारनाथ है ना, ये सब है। चलो देखते हैं, आगे चलते हैं। तो हिमालय का तलुआ है शिवालिक, ये श्रेणी है, हिमालय पर्वत की श्रेणी है। शिवालिक
पीपा पंचार या ऐसा कुछ उसका नाम है। यह तलहटी है, रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है। इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियां है। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है कि कन्निगाम के अनुसार लाहौल की समुद्र सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है। ये फीट है बेटा, हिमालय का जो बताते हैं 8,848 मीटर ऊंचा है, ये भी बहुत ऊंचा है। स्पीति में की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं उनमें से उत्तर में है। उसे 12 लाचा श्रेणियों का विस्तार मान समझे। 12 लाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगा करके 16,500 फीट तक लगाया गया है। इस तरह श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है उसका वह माने जानते हो, और एक मिनट पढ़ना पलटेंगे, माने श्रेणी कहलाते हैं। इसका अर्थ है, प्रश्न बनेगा असाइनमेंट में देखेंगे या आएंगे परीक्षा लाकर, माने का अर्थ है। इसका अर्थ है कहीं बौद्ध के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है। ओम मणि पद्मे हूं, इनका बीज मंत्र होता है। इनका एक बड़ा महत्व है, इसे संक्षेप में माने कहते हैं। क्या इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है? अगर नहीं तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। इस तरह से आज के पाठ्यक्रम को यही परिणाम दिया जाता है। जय हिंद।